नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इस नए वीडियो में। मैं हूं सरोज सिंह और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बर्फ़ की धरती पाठ का दूसरा भाग, जो कृष्णा सोबती द्वारा लिखा हुआ है। हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में पेज नंबर 17 और 18 पर पहला और दूसरा पैराग्राफ पढ़ चुके हैं, जिसमें कि हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह कृष्णा सोबती लद्दाख भ्रमण के लिए निकली और वो लैंड रोवर से एक टूरिस्ट के जो साहब हैं उनके साथ वो जा रही हैं। उन्होंने लंच किया, नाश्ता किया, लंच पैक करवाया और इसके बाद ये लोग आगे बढ़े। और इसके बाद आगे जाने पर उनको एक स्थान पर मुस्तैदी से कार्य करते हुए कुछ लोग दिखाई दिए। लेखिका के मन में आया कि अगर मैं यहाँ पर होती तो कितना अच्छा होता, मैं अपनी ड्यूटी भी करती और साथ साथ अपनी भावनाओं को, सोच को, विचारों को कागज़ पर भी उतारती रहती। और इस तरह वहाँ पर कुछ चट्टानें दिखाई दी। चट्टानों के कौन से रंग थे ये सब आपने पढ़ा। उन्हें भीष्म साहनी, जिसमें नायक थे, भीष्म साहनी की फिल्म हकीकत के फौजी नायक बलराज साहनी जहाँ पर शूटिंग किए थे, जहाँ पर उन पर शेर ने आक्रमण किया था, वो स्थान भी दिखाया गया। और इस तरह से हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं, इस जगह तक। और अब इसके आगे हम लोग पढ़ने के लिए चलते हैं। तो बच्चों देख रहे हैं चढ़ाई में कई मोड़, पथरीले नंगे पहाड़ों की श्रृंखलाएं, बहुत सारे रास्ते में मोड़ थे। और नंगे पहाड़ जिस पर वनस्पतियाँ ना हों, केवल चट्टानें ही चट्टानें दिखाई दे रही हों, ऐसे पथरीले नंगे पहाड़ों की तमाम श्रृंखलाएं वहाँ पर थीं। लेह की पीठ का पठार है खारदुलांग, जैसे किसी की पीठ बीच में उभरी होती है, ऐसे ही लेह नामक स्थान पर जो पठार है खारदुलांग, वो लेह की पीठ का भाग है, बीच का भाग है। खारदुलांग जिसे खरदूला भी कहते हैं, खारदुलांग का और एक नाम यहाँ पर दिया हुआ है, खरदूला। और हिम मंडित ग्लेशियर है ये जो खारदुलांग है, ये हिम मंडित, हिम से ढका हुआ ग्लेशियर है। ग्लेशियर यानी जो जहाँ पर बहुत सारी बर्फ़ जमा रहती है और उसमें से पिघलते हुए बहती रहती है। लेह के पिछवाड़े से निकलते ही हवा, पहाड़ों के हल्के रंग गहरे होने लगते हैं। और जब ये लोग लेह से पीछे की ओर निकलते हैं तो पहाड़ों के रंग गहरे होने लगते हैं, यानी ज़्यादा गाढ़े रंग की चट्टान वहाँ पर दिखाई देने लगती है। भूरे, ग्रे और स्लेटी पहाड़ों को आकाश की नीलाहटें अजीब पथरीलेपन में दमकाने लगती हैं। और आसमान से जो नीला प्रकाश आ रहा है, वह जो प्रकाश जब भूरे, ग्रे और स्लेटी पहाड़ों पर पड़ती हैं तो एक अजीब सी दमक, एक अजीब सी चमक वहाँ पैदा होती है। तो आगे बढ़ते हैं। इतनी ऊंचाई पर किरणें ऐसी चमकती हैं कि अपनी गर्मी से बर्फीली नदी नालों के पानी को सोख लेते हैं और पानी का गीलापन धूप की तेज़ी से भाप बनकर उड़ता चला जाता है। यानी वहाँ पर जो सूर्य की किरणें हैं बड़ी तेज़ी से चमकती हैं और वहाँ जो नदी नाले हैं उनका पानी वो सोख लेती हैं और पानी का गीलापन धूप की तेज़ी से, धूप तीखी होने की वजह से भाप बनकर उड़ता चला जाता है। यानी वहाँ तेज़ी से वाष्पीकरण होता है। चढ़ाई पर धीमी चाल से गाड़ी आगे सरकने लगी। गाड़ी लगभग सड़क के किनारे है। मैं नीचे की ओर देखने में झिझकती हूँ कि अगर इतने ऊंचे से गिरे तो होगा पूर्ण विराम। लेखिका देख रही है कि वहाँ पर गाड़ी धीरे धीरे चल रही है। एक तरफ चढ़ाई है और दूसरी तरफ खड्डा है, खाई है। और लेखिका उस तरफ डर के मारे देखने में झिझक रही है और मन ही मन सोच रही है कि अगर एक बार यहाँ से गिर गए तो जीवन का पूर्ण विराम हो जाएगा। पूर्ण विराम मतलब जीवन ही समाप्त हो जाएगा। अगले मोड़ पर आसमान पर जड़ा एक सीमेंट का दरवाज़ा नज़र आया। ऐसा लग रहा था जैसे वह दरवाज़ा आसमान में लगा हो, इतनी ऊंचाई पर लगा हुआ था। जी हाँ, हम इसी में से गुजर कर ऊपर जा रहे हैं। यानी वो जो दरवाज़ा लगा हुआ था उसी में से गुजर कर इन लोगों को अंदर जाना था, आगे जाना था। वह रहा हिम शिखर खारदुलांग। और यहाँ से इस दरवाजे से हिम शिखर खारदुलांग दिखाई दे रहा था जहाँ इनको जाना था। हिम शिखर, हिम से ढकी हुई चोटी, और उस चोटी का नाम क्या था? खारदुलांग।
बर्फ़ का पहाड़, जो पहाड़ सामने दिखाई दे रहा था ऐसा लग रहा था वो मिट्टी, चट्टान, पत्थर का पहाड़ नहीं है, बल्कि पूरा पूरा बर्फ़ से बना हुआ है, यानी पूरी तरह ढका हुआ था। पहाड़ पर ताज़ा बर्फ़ नहीं, कड़ी बर्फ़ का पहाड़ है। और वो जो बर्फ़ उस पर है वो भी ताज़ी बर्फ़ नहीं है, वो बर्फ़ पहले की पड़ी हुई है, वो बिल्कुल कड़क हो गई है, ठोस हो गई है, जम गई है। बर्फ़ बर्फ़ बर्फ़, इसे कहते हैं ग्लेशियर, जहाँ पर चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ हो, हर धरती बर्फ़ से ढकी हो, चारों तरफ बर्फ़ के पहाड़ लदे हों, ऐसे जगह को कहते हैं ग्लेशियर। तो आगे देखते हैं, धूप चमका रही है ऐसी धवलता को, और जो धूप पड़ रही है उसकी वजह से इसकी जो धवलता है, स्वच्छता है, सफ़ेदीपन है, वो और भी चमक रहा है। ऊपर हेलीकॉप्टर मंडरा रहे हैं और वायरलेस के खम्भों पर लहरा रही है बौद्ध पताकाएँ। वहाँ पर ऊपर कई सारे हेलीकॉप्टर उड़ते आते जाते हैं। और इसके बाद वायरलेस के जो खम्भे हैं, वायरलेस, पहले वायरलेस के खम्भे गाड़ करके और तार के माध्यम से टेलीफोन वगैरह चलाए जाते थे, अब तो वो सिस्टम ही बंद हो गया। तो वहाँ पर बहुत सारे वायरलेस के खम्भे हैं और उन खम्भों पर बौद्ध पताकाएँ, बौद्ध लोग जिन झंडों का इस्तेमाल करते हैं वो झंडे लहरा रही हैं। गाड़ी से उतरकर मैं बर्फ़ पर चल रही हूँ, बर्फ़ पर चलते हुए फिसलन है और लेखिका गाड़ी से उतर गई है, उसे उसका मन करता है इस बर्फ़ पर चलने का, तो वो बर्फ़ पर चल रही है, लेकिन बर्फ़ पर बहुत सारी फिसलन है। तो मैंने जूते उतार लिए हैं, लेखिका अपने जूते निकाल दी, मोजे पहने पहने ही संभल कर चल रही हूँ और मोजे पहन करके वो किसी तरह संभलते हुए चल रही हैं। टूरिस्ट साहब कहते हैं कि आइए आपको एक चट्टान दिखाते हैं जो बर्फ़ से ढकी है। तो टूरिस्ट साहब कहते हैं कि आइए आपको एक और चट्टान दिखाते हैं, वो पूरी पूरी बर्फ़ से ढकी है। आगे पथरीला खेत है और आगे वो बताते हैं कि उसके नीचे पथरीला खेत है। यहाँ एक न एक कैलेंडर देवी देवताओं का टंगा रहता है। वो एक ऐसा स्थान है जहाँ पर हमेशा कोई न कोई देवी देवताओं का कैलेंडर टंगा रहता है उसमें, उस चट्टान में। वैसे यहाँ के तूफ़ानी अंधड़ में तो कार भी उड़ सकती है, कैलेंडर कैसे टिके रहते हैं ये अचरज ही है। तो वो जो टूरिस्ट साहब है कहते हैं कि वैसे तो यहाँ इतनी तेज़ अंधड़ चलती है, हवा चलती है कि कार भी उड़ सकती है, लेकिन पता नहीं कैलेंडर कैसे टिके रहते हैं, ये एक अचरज की बात है। यहाँ से गुजरने वाले सभी सैनिक जवान उसके आगे सिर झुकाते हैं। जो भी देश की सीमा की रक्षा करने के लिए वहाँ सैनिक डटे होते हैं, ड्यूटी करते हैं, वे लोग उस कैलेंडर पर, जो देवी देवताओं का कैलेंडर होता है, उसके आगे सिर झुकाते हैं। मोजे पहने पहने वहाँ पहुँची तो चट्टान बर्फ़ सी सर्द थी, यानी मोजे पहने हुए लेखिका जब आगे बढ़ी तो चट्टान वहाँ की बिल्कुल बर्फ़ जैसी ठंडी थी। चट्टान में 2 कैलेंडर माँ दुर्गा और लक्ष्मी के बर्फ़ में खोसे हुए थे और वहाँ पर 2 कैलेंडर टंगे हुए थे, एक माँ दुर्गा के और एक माँ लक्ष्मी के। और इस तरह खासी तेज़ हवाओं ने न जाने कैसे टिके हुए हैं, और यहाँ पर बहुत तेज़ हवा है, फिर भी खारदुलांग की तेज़ हवाओं में न जाने कैसे टिके हैं। हमने विस्मय से कहा, लेखिका ने बड़े अचरज भरे स्वर में कहा, यह तो हवा से उड़ जाते होंगे। तो टूरिस्ट साहब ने बताया, हाँ ऐसा होता है, तो हमारे जवान नया कैलेंडर लगा देते हैं, ऐसा टूरिस्ट साहब ने कहा। मैं पहले बर्फ़ पर दौड़ती हूँ, फिर फिसलने के डर से वहीं कहीं बैठ जाती हूँ। टूरिस्ट साहब कहते हैं, मैम आप चाहें तो कार में बैठे। टूरिस्ट साहब कहते हैं कि आप कार में बैठ जाइए। तो लेखिका कहते हैं, नहीं मैं यहाँ पहुँच सकी हूँ, ये मेरे लिए मूल्यवान है, यहाँ पहुँचना कितना मुश्किल है और यहाँ पहुँच गए हुए मेरे लिए बड़ा मूल्यवान है, तो मैं कार में बैठकर अपना समय नहीं गंवाऊँगी, इन पर्यावरण का, इस मौसम का, यहाँ की सुंदरता का मैं आनंद उठाऊँगी। तो लहराती चमकती धूप में लहरा रही हैं पताकाएँ, बहुत सारी पताकाएँ, झंडे वहाँ पर लहराती धूप में चमक रही हैं। टूरिस्ट साहब से पूछा, ये पताकाएँ कैसी है? तो टूरिस्ट साहब से लेखिका ने पूछा, तो उन्होंने कहा, इधर आते जाते लोग मन में कुछ धार लेते हैं। मन में कुछ धार लेना बच्चों, देखो जब हम कहीं किसी मंदिर में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि इस मंदिर में सिक्का रख दो, इस मंदिर में धागा बांध दो, इस
मंदिर में अपना नाम लिख दो, अपनी मन्नत मानकर, तो हमारी मन्नतें पूरी हो जाती हैं। तो वही बताते हैं कि यहाँ आते जाते लोग मन में कुछ धार लेते हैं, कुछ मन्नत मांगते हैं और खम्भों पर पताकाएँ फहराते हैं। यह बात तो मुझे आपको बतानी चाहिए थी। तो लेखिका ने कहा, जब ऐसी बात थी तो आपको मुझे पहले बतानी चाहिए थी। मैं भी मन में कुछ भी न धरूं तो भी इस ऊंचाई पर पताका फहराना तो चाहती हूँ, भले ही मेरे मन में कोई धार ना हो, कोई संकल्प ना हो, कोई मनौती ना हो, लेकिन कम से कम पताका तो फहराना चाहती हूँ। मुझे इस बात को सोच सोच कर परेशानी हो रही है इतनी कि लगता है इसके लिए दोबारा आना होगा। तो लेखिका कह रही हैं कि ओह, मैं तो बहुत परेशान हूँ कि आपने मुझे बताया नहीं और मैं पताका लेकर आई नहीं। लगता है फिर से पताका फहराने के लिए मुझे दोबारा यहाँ आना पड़ेगा। तो इसके बाद हम तीनों खाने के पैकेट खोले। ड्रीमलैंड वाले पैकेट में वही और उतना ही है जितना टूरिस्ट साहब और ड्राइवर साहब के पैकेटों में है। 3 पराठे और 3 आमलेट देखकर सब लोग हंसने लगे। यानी ड्राइवर, लेखिका और टूरिस्ट साहब सब लोगों के जो पैकेट हैं उस पैकेट में 3 पराठे और 3 आमलेट हैं। और सब लोग 3 आदमी, 3 पराठे, 3 आमलेट, ये सब देखकर, संयोग देखकर सारे लोग हंसने लगे। इसे ही कहते हैं बराबरी और इसे ही कहते हैं लद्दाख। तो लेखिका कहते हैं, देखिए इसे ही कहते हैं बराबरी, और ये लद्दाख, ये जो जगह है यहाँ सबको बराबरी का मौका मिलता है। तो इस तरह से आपस में हंसी मजाक करते हैं। पताकाएँ फिर नज़र आईं। मैंने अपनी शाल उतारी तो लेखिका को फिर से पताकाएँ नज़र आने लगीं। तो लेखिका ने मन में तय किया कि मैं इसे यहाँ लहरा कर ही जाऊँगी। लेखिका ने सोचा कि पताका नहीं लाई तो क्या हुआ, झंडा नहीं लाई तो क्या हुआ, मैं अपनी शॉल ही इधर लटका कर जाऊँगी। ऐसा ना हुआ तो मुझे एक बार फिर वहाँ आना होगा। मैंने शाल आगे किया और ड्राइवर से कहा, लीजिए ड्राइवर साहब, इसे किसी तरह खम्भे में फहरा दें। तो उन्होंने अपनी शाल उतारी और ड्राइवर को फहराने के लिए कहा। मैम, तो उसने कहा कि मैम गर्म शाल भारी है, टिकेगी नहीं, हवा से गिर जाएगी। यानी आपकी जो शाल है ये गर्म शाल है, ऊनी है और ये काफ़ी भारी है, वजन है, ये हवा में टिकेगी नहीं, उड़ जाएगी। तो लेखिका ने कहा कोई बात नहीं, गिरेगा भी तो इसी बर्फीले ग्लेशियर पर, उज्जवल बर्फ़ है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, गिरेगी भी तो इसी ग्लेशियर पर ही गिरेगी, यहाँ भी तो उज्जवल धवल श्वेत बर्फ़ है। सुनकर दोनों हंस पड़े। आप ऐसा करेंगी ही तो शाल उठाने के लिए हमें फिर आना पड़ेगा। तो वो भी हंसते हुए कहा कि आप ऐसा करेंगे तो शाल गिर जाएगी और फिर शाल उठाने के लिए आना पड़ेगा। तो इस तरह मैं पताका को लेकर गंभीर थी और लेखिका के मन में पताका फहराने की उत्कट अभिलाषा थी। वो पताके को लेकर बहुत गंभीर थी। मैंने सुनहरी गोट वाली हल्की फुल्की ओढ़नी उसे पकड़ा दी और शाल ओढ़े इंतज़ार करने लगी। लेखिका ने वो शाल ले ली और एक हल्के गोटे वाली, जो सुनहरे गोटे वाली उनकी हल्की ओढ़नी थी, उन्होंने उसे दे दिया फहराने के लिए और इंतज़ार करने लगी कि कब ड्राइवर पहुँचे और पताका फहराएं। तो ड्राइवर साहब ने ऊंची छलांग भरी और देखते देखते मेरी झूठ मूठ की पताका तारों में उलझकर लहराने लगी। और ड्राइवर साहब ने भी ऊंची छलांग भरी और वहाँ पर वो अपनी पताका फहरा दिए, वो जो झूठी मूठ की पताका थी। मेरे मन में गहरे भाव से खारदुलांग को सलाम किया। यानी ये जो खारदुलांग नामक जगह थी, जो इतनी सुंदर और बर्फ़ से ढकी धरती थी, इसको मनी मन लेखिका ने सलाम किया। और मुमकिन हुआ तो फिर आऊँगी, नहीं तो यहाँ इस बर्फीले ग्लेशियर पर पहुँच जाना मेरा सौभाग्य। लेखिका ने सोचा कि अगर जीवन में कभी मौका मिला तो फिर आऊँगी, और वैसे तो यहाँ पहुँच जाना, एक बार भी पहुँच जाना बड़े सौभाग्य की बात है। जीप उतराई से नीचे उतरती गई। एक मोड़ के ठीक बाएं हाथ पर छोटे से जल स्रोत को देख वहाँ रुकी। वहाँ पर एक छोटा सा झरना था, जल स्रोत था। वहाँ पर जीप इनकी रुकी। उसके किनारे जमी चट्टान पर जाकर बैठ गई और उसके किनारे एक चट्टान थी, पत्थर था, उस पर जाकर लेखिका बैठ गई। पहले तो इस ठंडे सर्द बर्फीले पानी की ओक भरी, पहले मुंह में लेकर उसको कुल्ली किया और फिर जी भर कर मुंह पर पानी के छींटे मारे, पानी पिया और फिर पाँव डालने को हुई पर अपने को रोक लिया और फिर उस पानी में पैर डालते समय
लेखिका ने अपने आप को रोक लिया। इतने ठंडे जल में पाँव नहीं, कुछ देर और काश कुछ देर और बैठ सकती। तो लेखिका वहाँ और बैठना चाहती थी और रुकना चाहती थी, लेकिन चूँकि इन लोगों के पास समय कम था, वहाँ से जाना था। एक और ख्याल कौंधा, इनके मन में एक और ख्याल आया। पन्ने पर यह लिखकर ग्लेशियर पर लटका दिया होता कि हिमराज, आपसे अपनी सबसे निकट धरती पर रहने वाली संतानों के लिए भला जल प्रदान करने में इतनी मितव्ययिता क्यों बरती? आप तो जल के स्रोत हैं। लेखिका का मन किया कि ये लद्दाख वालों के लिए एक पन्ने पर भगवान के लिए एक संदेश लिखें कि जो आपके इतने निकट रहते हैं लद्दाख के रहने वाले लोग, आपने मितव्ययिता यानी कंजूसी, आपने उनको जल प्रदान करने में, पानी देने में इतनी कंजूसी क्यों बरती? बाकी जगहों पर तो पानी उपलब्ध होता है, लेकिन यहाँ लेह में पानी बहुत कम मिलता है, प्राप्त होता है। तो आपने ऐसा क्यों किया? जो लोग आपके इतना निकट रहते हैं उनको आपने जल प्रदान नहीं किया, जबकि आप जल के स्रोत हैं। रात एकाएक नींद खुली। इसके बाद रात को ये लोग आराम किए और नींद खुली तो लगा कमरे में किसी ने टार्च फेंकी हो, खिड़की से अंदर आती चांदनी का प्रकाश था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने टार्च जलाई हो, लेकिन किसी ने टार्च नहीं जलाया था, बल्कि खिड़की से चांदनी का प्रकाश आया था। इतना स्वच्छ निर्मल प्रकाश वहाँ चांदनी और सूर्य का होता है। इतना स्वच्छ के ऊपर ओढ़े हुए कंबल के अलग अलग रंग दिखने लगे। इतना स्वच्छ और निर्मल चांदनी थी, इतनी तेज प्रकाश था चंद्रमा का कि कंबल के एक एक धागे नजर आ रहे थे। आकाश खिड़की को घेरे है और कांच पर झुका है चांद का मुखड़ा, और खिड़की से पूरा आसमान दिखाई दे रहा है और खिड़की से चांद के दीदार हो रहे थे, चांद दिखाई दे रहा था। भला मैं आज ही यहाँ से क्यों चली जा रही हूँ? लेखिका के मन में आया कि इतनी सुंदर जगह पर आकर के इतनी जल्दी मुझे लौटना पड़ रहा है। आज ही मैं जा रहा हूँ, मेरा दिल्ली पहुँचना ज़रूरी न होता तो एक दिन के लिए पैकोक झील देखती। और लेखिका के मन में आया कि अगर दिल्ली जाने की इतनी जल्दबाजी नहीं होती तो एक दिन रुक करके और पैकोक झील देखती। करवट लेने को ही उठकर खड़ी हो गई। सोने को तो प्लेन में ही सोया जा सकता है। लेखिका ने सोचा कि चलो सोने का जो कार्य है वो हम प्लेन में भी कर सकते हैं। अब जब इतनी दूर यहाँ पर आए हैं इस मूल्यवान जगह पर, तो इसका कुछ लाभ उठाया जा सके। घड़ी में 3:30 बज रहे थे। शाल ओढ़ा, टार्च ली और कमरे का कपाट भिड़ा दिए, सीढ़ियों से उतर गई। वो कमरे से बाहर आ गई। खुले में टहलते हुए सोचने लगी। अपने में गहरा पारदर्शी सन्नाटा, जैसे वो ऊपर के सितारों की लौ में अपने अंधेरे में जगमगा रहे हों। यानी बिल्कुल गहरा सन्नाटा छाया हुआ था और ऊपर आसमान में सितारों की लौ जगमगा रही थी, तारे चमक रहे थे, उसके का प्रकाश यहाँ फैला हुआ था। नीचे दिल्ली में अपने जीने की दुनिया से अलग वह चांद व तारे व धरती के सामने बिजी सर्किट हाउस की ओर आती सड़क, जैसे धरती को आकाश से मिलाने वाली पगडंडी हो। उस पर भी क्यों न चल लिया जाए लेह के इस प्रभात वेला में। तो लेखिका के मन में आया कि इस पगडंडी पर भी थोड़ा चल लूँ, यहाँ के पगडंडियों का भी थोड़ा अनुभव ले लूँ। और वह चलने के लिए बाहर निकली। प्रभात वेला में सुबह के समय में फाटक खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, घड़ी देखी, कुछ देर रुकना ठीक होगा। और इसके बाद थोड़ी देर रुकने के बाद वह बाहर निकली, सड़क पर चलने लगी। लेह को घेरे हुए पथरीली श्रृंखला को देख रही हूँ। वहाँ पर पत्थरों की श्रृंखलाएँ, चट्टानें दिखाई दे रही हैं और उसके पैरों की आहट सुनाई दे रही है। अंतर में ऐसा भास हो रहा है कि इस अमृत वेला में जो घट रहा है वो पहली बार है और शायद अंतिम। लेखिका को लग रहा है कि जिस प्रभात वेला में और जिस मौसम में जिस तरह मैं यहाँ चल रही हूँ, यह शायद मेरा आखिरी दर्शन है। और फिर लेखिका को याद हो आई वह बौद्ध प्रवचनों की 2 पंक्तियाँ, जो भी देखो ऐसे देखो जैसे जीवन में पहली बार देख रहे हो। बौद्ध धर्म की किताबों में 2 पंक्तियाँ लिखी हैं कि जो भी देखो ऐसे देखो जैसे जीवन में पहली बार देख रहे हो, फिर ऐसे देखो जैसे जीवन में अंतिम बार देख रहे हो। यानी वह पंक्तियाँ लेखिका को याद आने लगीं। वही बुद्ध के कमंडल में उदय होती उषा को मानो पहली बार देख रही हूँ। जब वहाँ पर बुद्ध के कमंडल यानी उस लद्दाख में जब
सूर्योदय हुआ तो उषा को उगते हुए लेखिका ने पहली बार देखा, और देख रही हूँ अंतिम बार भी जैसे हिमालय के पीछे से फैलाए लालिमा को हमारे पूर्वजों ने देखा था। और जिस तरह हिमालय के पीछे से सूर्य की लालिमा फैल रही है, जैसा हमारे पूर्वजों ने अपनी पुस्तकों में, पुराणों में वर्णन किया है, वो सब आज मैं देख रही हूँ। ये पहली बार देख रही हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आखिरी बार भी देख रही हूँ। स्थल पर सिर्फ चट्टानें, ऊंचे पहाड़ और आकाश की ओर जाती चढ़ाई है, इसके अलावा और कुछ नहीं। और वहाँ पर केवल ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, आसमान की ओर जाती हुई चढ़ाई है, इसके अलावा वहाँ कुछ और दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये लेह लद्दाख नामक संस्मरण से यात्रा वृत्तांत से लिया गया है, जिसका कुछ भाग हमने पढ़ा। तो बच्चों, इसमें जो प्रश्न उत्तर हैं इसका आप लोग लेखन कार्य कर लेना। लेह के पहाड़ों के रंग, ये कृति आ सकती है। इसी तरह लद्दाख के कौन कौन से नाम हैं और वहाँ पर कौन से दो देवियों के नाम आए, तो माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी, और इस तरह तमाम सारे प्रश्न इसके अंतर्गत बन सकते हैं। तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो देखने में उबन सी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। एक और बात कहना चाहता हूँ कि अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो लोग कर देंगे, तो उन्हें जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊंगा उनको जल्दी से जल्दी सूचना मिल जाएगी, सूचना आ जाएगी और वो वीडियो आराम से देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।